Okay, now we'll discuss the summary and formula of valuation of equity share chapter. तो वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर चैप्टर के हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट है बैलेंस शीट वैल्यूएशन, जहां पर है बुक वैल्यू अप्रोच। बुक वैल्यू पर शेयर कैसे निकालेंगे? नेटवर्थ डिवाइड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, यानी एज पर बैलेंस शीट शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व लेना है डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो दैट विल गिव यू बुक वैल्यू पर शेयर। दूसरा मेथड है लिक्विडेशन वैल्यू। लिक्विडेशन वैल्यू पर शेयर कैसे निकालेंगे? वैल्यू रियलाइज फ्रॉम लिक्विडेशन ऑफ ऑल एसेट माइनस अमाउंट पेड टू ऑल क्रेडिटर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स। तीसरा अप्रोच है जिसका नाम है रिप्लेसमेंट कॉस्ट अप्रोच। तो यहां पर हम क्या करेंगे? वी विल टेक रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस रिप्लेसमेंट वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फाइनल में यूज होता है एग्जाम में वो है डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। ओके, यानी डिविडेंड इज द बेसिस फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द शेयर। एज पर डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, the value of the share today is the present value of future dividend। यहाँ पर भी अलग अलग किस्म के क्वेश्चन आते हैं। एक होता है सिंगल पीरियड वैल्यूएशन मॉडल, जहाँ पर आप शेयर को सिर्फ एक साल के लिए होल्ड करेंगे, तो उस केस में शेयर की प्राइस आज कितनी होनी चाहिए? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड एक साल बाद जो मिलने वाला है प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ शेयर प्राइस आफ्टर 1 ईयर। ओके, D1 का मतलब है डिविडेंड एक्सपेक्टेड ईयर एंड्स, P1 इज द प्राइस एक्सपेक्टेड ईयर एंड्स, R इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। दूसरा है मल्टी पीरियड वैल्यूएशन मॉडल। तो मल्टी पीरियड वैल्यूएशन मॉडल में भी क्या करना है? टेक द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर डिविडेंड। तो क्वेश्चन में आपको जितने सालों तक का डिविडेंड दिया गया है उनकी प्रेजेंट वैल्यू लेनी है, और अगर आप उसको एक फाइनाइट पीरियड तक होल्ड करते हैं, एक नंबर ऑफ ईयर्स तक होल्ड करते हैं, तो एंड ऑफ द फाइनाइट पीरियड उसकी जो प्राइस होगी वो आपको लेना है और उसकी प्राइस भी डिस्काउंट करनी है। तो फॉर्मूला वही है, D1 अपॉन 1 प्लस आर प्लस D2 अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस प्लस जो लास्ट तक जो डिविडेंड दिया रहेगा वो अपॉन 1 प्लस आर टू द पावर दैट नंबर। तो ये सारा प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे, और अगर आप एक लिमिटेड पीरियड के लिए होल्ड करते हैं तो उस लिमिटेड पीरियड के एंड में जिसको हम बोलेंगे टर्मिनल वैल्यू, वो निकाल लेंगे और उसको भी डिस्काउंट कर लेना। ठीक है, तो दैट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड। अगर आप एक लिमिटेड पीरियड तक होल्ड करते हैं तो जितने भी डिविडेंड क्वेश्चन में दिए गए हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू लेना है प्लस द प्राइस एट द एंड ऑफ दैट फाइनाइट पीरियड, उसकी प्रेजेंट वैल्यू लेना है, दोनों को जोड़ देना है, and that will give you the present value of the share. Most of the question in the exam are around growth model. यहाँ पर हम देखेंगे जीरो ग्रोथ मॉडल, यानी कि कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर। तो आपको सीधा सीधा क्या करना है? एनवीटी का फॉर्मूला यूज करना है, कांस्टेंट इनफाइनाइट एनवीटी, D अपॉन आर, डिविडेंड पर शेयर अपॉन रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ये फॉर्मूला यूज करना है जब डिविडेंड में कोई ग्रोथ ना हो, यानी कंपनी 100% पे आउट करती हो। नेक्स्ट है कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल, जिसको हम बोलेंगे गॉर्डन मॉडल। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शेयर एज पर गॉर्डन मॉडल, यही फॉर्मूला यूज करना है, D1 अपॉन आर माइनस जी। D1 का मतलब है डिविडेंड एक्सपेक्टेड एट द एंड ऑफ ईयर 1, R का मतलब रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, G इज ग्रोथ रेट। ओके, और कुछ क्वेश्चन आते हैं जो इसको हम बोलते हैं 2 स्टेज या मल्टी स्टेज ग्रोथ मॉडल, जहां पे पहले कुछ सालों तक ग्रोथ रेट बहुत हाई रहता है और बाद में ग्रोथ रेट स्टेबलाइज हो जाता है। तो इस केस में हम क्या करेंगे? पहले जो हाई ग्रोथ पीरियड का डिविडेंड है उसकी प्रेजेंट वैल्यू लेंगे, फिर उसका टर्मिनल वैल्यू निकालेंगे। टर्मिनल वैल्यू मतलब जब ग्रोथ रेट स्टेबलाइज हो जाएगी, फिर टर्मिनल वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू, दोनों को जोड़ देंगे, दैट विल गिव मी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द शेयर अंडर 2 स्टेज और मल्टी स्टेज ग्रोथ मॉडल। ओके, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको डिविडेंड पहले इंक्रीज करना है। नेक्स्ट वैल्यूएशन मॉडल इज कॉल्ड अर्निंग बेस्ड अप्रोच। तो ये आपका बहुत इजी है। यहाँ पर हमने अभी देखा गॉर्डन्स मॉडल। एक और फॉर्मूला है EPS 1 × 1 - B अपॉन KE
माइनस बी इंटू आर। तो मैं आपको ये गॉर्डन मॉडल में टर्म्स के मतलब बता दूं। EPS 1 मतलब एक्सपेक्टेड अर्निंग पर शेयर आफ्टर 1 ईयर। बी का मतलब यहां पर है, पता होगा आपको, रिटेंशन रेशियो। ओके, तो 1 माइनस बी क्या हो गया? 1 माइनस बी इज डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो एक्चुअली अगर आप देखेंगे ध्यान से तो न्यूमरेटर में आपको मिल रहा है डिविडेंड, एक्सपेक्टेड डिविडेंड, अर्निंग पर शेयर इनटू डिविडेंड पे आउट रेशियो। दिस न्यूमरेटर विल गिव यू एक्सपेक्टेड डिविडेंड, दिस इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी। बी इंटू आर, बी इंटू आर का मतलब है रिटेंशन रेशियो इंटू रिटर्न ऑन इक्विटी, and retention ratio into return on equity is equal to, बोलो जी, ग्रोथ रेट। ओके, तो ये हो गया। एक और है वॉल्टर मॉडल। वैसे न्यू कोर्स में वॉल्टर मॉडल पे क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट फिर भी फॉर्मूला देखकर जाना। प्राइस ऑफ द शेयर इज इक्वल टू डी मतलब डिविडेंड पर शेयर प्लस आर मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉन के इंटू ई का मतलब अर्निंग पर शेयर माइनस डी अपॉन के। ओके, तो दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये बहुत ही थियोरेटिकल फॉर्मूला है। एंड नेक्स्ट इज पी मल्टीपल। तो यहाँ पे एमपी मतलब मार्केट प्राइस इक्वल टू ईपीएस इंटू पी मल्टीपल। ओके, तो ये हो गया अर्निंग बेस्ड अप्रोच। देन प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, ये भी एक अप्रोच है वैल्यूएशन करने का। इसमें हम क्या करते हैं, एक कंपेरेबल कंपनी की प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो निकालते हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो का मतलब है मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन बुक वैल्यू पर शेयर। कंपेरेबल कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो निकालना है और जिस कंपनी की वैल्यू करनी है उसके बुक वैल्यू पर शेयर को पहले निकालना है, मल्टीप्लाइड बाई द बुक वैल्यू मल्टीपल ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव कंपनी। तो एग्जाम में प्राइस अर्निंग रेशियो आ सकता है, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो आ सकता है, प्राइस टू सेल्स रेशियो आ सकता है, प्राइस टू रिप्लेसमेंट कॉस्ट आ सकता है। उन सब के लिए यही लॉजिक यूज करना है। जो कंपेरेबल कंपनी है पहले उसका आप रेशियो निकाल लो और उस रेशियो को जो कंपनी जिसकी वैल्यू करनी है उसके पैरामीटर से मल्टीप्लाई कर देना है, तो दैट विल गिव यू वैल्यू पर शेयर। कभी कभी एग्जाम में राइट शेयर पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो राइट शेयर में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें एक क्वेश्चन हमेशा रहता है, कैलकुलेट द एक्स राइट प्राइस। एक्स राइट प्राइस का मतलब होता है वेटेड एवरेज ऑफ द कम राइट प्राइस एंड सब्सक्रिप्शन प्राइस। फॉर्मूला है एक्स राइट प्राइस इक्वल टू एम इंटू एन प्लस एस अपॉन एन प्लस 1। एम क्या है यहाँ पे? एम इज द कम राइट मार्केट प्राइस, एन का मतलब है नंबर ऑफ शेयर्स रिक्वायर्ड टू परचेज वन राइट शेयर, और एस का मतलब है यहाँ पे सब्सक्रिप्शन प्राइस। एस इज सब्सक्रिप्शन प्राइस। दूसरा क्वेश्चन जो आता है वैल्यू ऑफ अ राइट अलोन। सो वैल्यू ऑफ अ राइट इज इक्वल टू एक्स राइट प्राइस माइनस सब्सक्रिप्शन प्राइस, और वैल्यू ऑफ अ राइट कैन बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ अ राइट पर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स रिक्वायर्ड टू परचेज वन राइट। कई बार एग्जाम में उल्टा क्वेश्चन आता है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अ राइट पर शेयर। जिस क्वेश्चन में जैसे 1:4 दिया हुआ है राइट रेशियो, तो इसका मतलब है कि जो राइट की वैल्यू आप निकालते हो वो 4 शेयर मिलकर एक राइट आपको देते हैं। तो पर शेयर राइट की वैल्यू कितनी है विथ रेस्पेक्ट टू शेयर, एक शेयर राइट की वैल्यू क्या है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर आपने पहले राइट की वैल्यू निकाल ली है ऊपर में, तो वैल्यू ऑफ अ राइट अलोन डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स रिक्वायर्ड फॉर वन राइट, या फिर एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी है, वैल्यू ऑफ अ राइट पर शेयर इज इक्वल टू कम राइट प्राइस माइनस एक्स राइट प्राइस। और एक क्वेश्चन आता है कि राइट इशू का शेयर होल्डर के वेल्थ पे क्या इफेक्ट होगा। उसके लिए डिपेंड करता है कि शेयर होल्डर सब्सक्राइब करता है या अपने राइट्स बेचता है या लैप्स होने देता है। तो पहले 3 केसेस में उसके वेल्थ पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चौथे केस में उसका वेल्थ घट जाएगा। पहला 3 केसेस क्या है कि इन्वेस्टर राइट शेयर सब्सक्राइब करता है,
दूसरा वो अपने राइट्स किसी को बेच देता है, तीसरा कुछ राइट्स सब्सक्राइब करता है और कुछ राइट्स बेच देता है। इन तीनों कॉम्बिनेशन में उसके वेल्थ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर उसने राइट इशू इग्नोर किया, कोई एक्शन नहीं लिया, लैप्स होने दिया, तो उस केस में राइट इशू के पश्चात उसके वेल्थ में डिक्रीज होने की संभावना है। नेक्स्ट है बायबैक ऑफ शेयर। बायबैक ऑफ शेयर मतलब वो पूछ सकते हैं आपसे कि बायबैक के बाद शेयर की वैल्यू क्या होगी। थियोरेटिकल पोस्ट बायबैक प्राइस इज इक्वल टू, तो हम अज्यूम करते हैं कि बायबैक के बाद और बायबैक के पहले का मार्केट कैपिटलाइजेशन सेम होगा। अगर ये अजम्पशन है कि बायबैक के पहले और बायबैक के बाद का मार्केट कैपिटलाइजेशन सेम होगा, तो ये फॉर्मूला यूज करना S इंटू P0 अपॉन S माइनस N। S का मतलब है नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग बिफोर द बायबैक, P0 इज करंट प्राइस, N इज नंबर ऑफ शेयर्स बॉट बैक। ओके, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो फॉर्मूला क्या कह रहा है, टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर बायबैक। ये फॉर्मूला तभी आप यूज कर सकते हैं जब ये अजम्पशन हो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन डज नॉट चेंज। लेकिन एग्जाम में ऐसा कई बार दिया गया है कि वो मार्केट कैपिटलाइजेशन चेंज कर देते हैं या कुछ स्पेसिफिक कंडीशन देते हैं, उस केस में आपको उस कंडीशन को फॉलो करना है। नेक्स्ट इज बोनस शेयर। बोनस शेयर में एक क्वेश्चन क्या आएगा कि पोस्ट बोनस प्राइस क्या होगा। बोनस शेयर देने के पश्चात शेयर की प्राइस पे क्या इफेक्ट आएगा, तो उसके लिए भी हम यहां पर वही सेम अजम्पशन करेंगे कि मार्केट कैपिटलाइजेशन विल नॉट चेंज। ओके, तो फॉर्मूला होगा पोस्ट बोनस प्राइस इक्वल टू S इंटू P0 अपॉन S प्लस N। तो यहां पर S का मतलब है नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग बिफोर बोनस इशू, P0 इज करंट मार्केट प्राइस, N इज द नंबर ऑफ शेयर्स बोनस शेयर्स इशूड। तो ध्यान से देखेंगे इस फॉर्मूले को, न्यूमरेटर आपका क्या है, ये है मार्केट कैपिटलाइजेशन, डिनोमिनेटर है नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर बोनस इशू। तो बोनस शेयर के केस में अजम्पशन काम करता है कि जनरली बोनस शेयर के बाद मार्केट कैपिटलाइजेशन विल नॉट चेंज। तो एक चीज ध्यान रखना, बोनस शेयर देने से नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाता है, आपकी मार्केट प्राइस पर शेयर प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस हो जाएगी। ओके, एक और चीज छोटा सा डिस्कस कर लूं, वैल्यू ऑफ इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर मतलब जिसपे प्रेफरेंस डिविडेंड कंपनी हर साल देगी फॉर एवर, इसकी रिडम्पशन की कोई डेट नहीं है। तो इसके लिए भी हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, एनुअल प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, यानी एक परपेचुइटी, कांस्टेंट परपेचुइटी का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं A अपॉन R। ठीक है, सो दैट इज अबाउट इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। आई होप यू लाइक दिस रिविजन ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर फॉर्मूला। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर से करना। अभी मैं उस पर बहुत सारे वीडियो डालता रहता हूँ, अपडेट्स डालता रहता हूँ, तो जैसे ही आप उसको सब्सक्राइब करेंगे नोटिफिकेशन आ जाएगा जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होता है। ठीक है, थैंक यू।